हेलो भाइयों और उनकी प्यारी सी बहनों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं तुम्हारे प्यारे से चैनल स्किलशाला के ऊपर, जहां आज हम लोग क्लास 9th की फिजिक्स स्टार्ट करने लगे हैं। हाँ, हमने पिछला एक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर खत्म कर लिया पूरी तरीके से, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, और आज से हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन स्टार्ट करेंगे। आज से नहीं, मतलब इसके अगले लेक्चर से। ये लेक्चर तो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होने वाला है, किसके लिए? हमारे फिजिक्स के लिए, क्योंकि एक पल को केमिस्ट्री का तुम इंट्रोडक्शन ना लो तो भी चल जाता है, बायो का इंट्रोडक्शन ना लो कि बायो क्या है, केमिस्ट्री क्या है, चल जाता है। वैसे मैंने दे रखा है, आई बटन पे लिंक मैं दे दूंगा, तुम जाके वो वीडियो देख सकते हो। तीनों का मैंने दे रखा है पहले से ही कि क्या क्या होती है इंट्रोडक्शन में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। पर तुम्हें फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले ये जानना बहुत 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 ज़रूरी है कि फिजिक्स आखिर होती क्या है। आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि फिजिक्स क्या होती है और बच्चों को फिजिक्स इतनी बेकार और इतनी मुश्किल क्यों लगती है। बिना किसी देरी के हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार, जैसा कि हमने केमिस्ट्री के बारे में जाना था कि केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट टू स्टडी ऑफ नॉन लिविंग मैटर। हमारे आसपास जितना भी सारा नॉन लिविंग मैटर है उन सबकी स्टडी को हम लोग केमिस्ट्री कह देते हैं, और आसपास जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको बायोलॉजी में पढ़ लेते हैं। और साइंस तो यही है कि अपने आसपास की चीज़ों के बारे में हम लोग जाने। तुम्हारे आसपास आंखें घुमा के देखो, कितनी सारी चीज़ें, टेबल होगी, बेड होगा, सोफा होगा, जिस पे भी बैठे होगे, तुम्हारे साथ में फ़ोन होगा, पेन होगा, कॉपी होगी, कितनी सारी चीज़ें होंगी जानने के लिए। तुम हो, तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे घर वाले हैं, कैसे बने हैं, क्या क्या बना है, इनके अंदर क्या क्या नहीं है, ये सब चीज़ें जाननी चाहिए थी। पहले के लोगों ने जानी भी। उन लोगों ने जितनी भी नॉन लिविंग मैटर की स्टडी करी, जितना भी नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी थी, कैसे बनी कैसे नहीं बनी, उन सबको डाल दिया केमिस्ट्री के अंदर। हाँ कि ना? उन सबको डाल दिया केमिस्ट्री के अंदर। और जितनी भी लिविंग थिंग्स थी, जितने भी लिविंग बींग्स थे, उन सबको उन लोगों ने पढ़ लिया बायोलॉजी के अंदर। मतलब ये दो अलग अलग फील्ड बढ़ा दी कि हाँ, अगर लिविंग थिंग्स की स्टडी हो रही है तो बायोलॉजी, और नॉन लिविंग मैटर की स्टडी हो रही है तो वो सबका सब केमिस्ट्री में। तो जब सारे नॉन लिविंग मैटर की स्टडी हो गई केमिस्ट्री के अंदर और सारे लिविंग मैटर की स्टडी हो गई हमारे बायोलॉजी के अंदर, हमारा आसपास का जितना भी पूरा एनवायरमेंट है वो लिविंग और नॉन लिविंग से ही मिलकर बना हुआ है, एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर से ही मिलकर बना हुआ है। तो एक बात बताओ, इन दोनों के अलावा ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे अर्थ पे जानी जा सकती है? कोई चीज बची ही नहीं। तो फिजिक्स फील्ड बनी कहां से? क्या पढ़ना है फिजिक्स के अंदर, किस चीज के टॉपिक्स आएंगे, क्या चीज सिखाएगी हमें फिजिक्स? तो याद रखना, फिजिक्स एक वर्ड से निकला है जिसको हम लोग कहते हैं फ्यूजिस, और फ्यूजिस का मतलब होता है नेचर। फिजिक्स हमारी स्टडी होती है नेचर की, अपने आसपास के वातावरण की। लोगों को इतना खराब फिजिक्स इसलिए लगती है क्योंकि लोग सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स को रटते हैं। फिजिक्स इज ऑल अबाउट फील। ध्यान से सुनो, एक बात बताओ, कल को मैं आदिवासी हूं, मेरे आसपास नॉन लिविंग मैटर को मैंने देखा, मैंने उसकी स्टडी कर दी, हाँ भाई ये आइटम से बना हुआ है, इसके अंदर ये है ये है ये है, सॉलिड लिक्विड गैस होता है, बहुत सारी चीजें पढ़ ली। मैंने बायोलॉजी देखी, मैंने सोचा मैं किससे बना हूं, मेरे अंदर खाना कैसे जाता है, मैंने सब कुछ देख लिया, मेरे अंदर पेट होता है, वहां पे एसिड रिलीज होते हैं, वो खाना सब मैंने पढ़ लिया अपने बारे में। तुम आगे धीरे धीरे सब पढ़ते जाओगे, कैसे कैसे क्या क्या होता है, हमारे आसपास के एनवायरमेंट के बारे में जानोगे। लेकिन उन लोगों ने सोचा कि ये जो लाइटनिंग होती है हमारे आसपास, जो बिजलियां कड़कती है, वो किसका पार्ट है? अर्थक्वेक आ रहे हैं, वो किसका पार्ट है? हाँ कि ना? इलेक्ट्रिसिटी किसका पार्ट है? हमारे आसपास लाइट क्या है, लिविंग है या नॉन लिविंग है? तुम बताओ। आधे ज्यादा लोग बोलेंगे नॉन लिविंग है। नहीं, लाइट एक नेचर का फिनोमिना है। नेचर का फिनोमिना मेरा मतलब क्या है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द साइंस ऑफ लॉज ऑफ नेचर। लॉज ऑफ नेचर का मतलब क्या है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। दो तरह की स्टेटमेंट होती है, एक हमारे होती है थ्योरम, एक हमारी होती है थ्योरम, और एक हमारे होते हैं लॉज। अब जितनी भी थ्योरम होती है ना, उन सबकी प्रूविंग होती है। जैसे मान लो तुमने पाइथागोरस थ्योरम छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ी होगी, 8th क्लास में, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इस चीज़ की प्रॉपर प्रूविंग है। उसने ऐसे हवा हवा में नहीं बोल दिया कि हाँ भाई परपेंडिकुलर के स्क्वायर को प्लस कर देगा बेस के स्क्वायर से तो तेरी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है। नहीं, उन्हें बिल्कुल प्रूफ करके दिया, हाँ कि ना? लेकिन वो जो थ्योरम्स थी उसको प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन लॉज जो दिए जाते हैं ना नेचर के अंदर, इनकी कोई भी प्रूविंग नहीं होती। इनको बनाया जाता है ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। कैसे बेसिस पे? ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। थोड़ा सा फील करने की कोशिश करना, क्या पता लेक्चर लंबा हो जाए, लेकिन तुम्हें फिजिक्स का कोर कंसेप्ट देगा ये लेक्चर, बिल्कुल कोर कंसेप्ट कि हाँ फिजिक्स होती क्या है। अब आसपास के लोग पहले क्या थे, उन्होंने नॉन लिविंग की भी स्टडी कर ली, उन्होंने लिविंग की भी स्टडी कर ली, केमिस्ट्री बायोलॉजी बना ली। पर आसपास फिर उन लोगों ने क्या देखा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो नेचर अपने आप शो करता है। इन चीज को बताया नहीं जा सकता कि ये कैसे बनी है। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को बताया गया कि हाँ ये कैसे बनी है, किन से मिलके बनी है, क्यों बनी है, कैसे काम करती है। पर कुछ कुछ चीजें ऐसी थी जिनको बताया ही नहीं जा सकता कि वो कैसे बनी है।
उनको फील ही नहीं किया जा सकता बिना जब तक तुम उसको ऑब्जर्व ना कर पाओ। जैसे एक हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है लाइट का। लाइट एक नेचर के अंदर एग्जिस्ट करने वाली ऐसी चीज है जिसको लोगों ने सबसे पहले नोटिस किया। आंखें हैं, बचपन से देखते रहते हैं, उन लोगों ने सोचा कि हम लोग ये देख क्यों पाते। तुम कहोगे बड़ा बेतुका सवाल है, लेकिन दिमाग में तो आना चाहिए, तुम तो जानते हो कि हाँ भाई लाइट है। उन लोगों के टाइम पे तो कुछ था ही नहीं, उन लोगों को तो डिस्कवर करना था। उन लोगों ने देखा हम लोग देख क्यों पाते हैं आसपास, ये क्या है, रात में कहाँ गायब हो जाती है सारी चीजें जिन्हें हम लोग देख पा रहे हैं। तो उनको कंसेप्ट पता लगा लाइट का। उन लोगों ने मतलब ये देखा कि हाँ हम लोग कुछ देख पा रहे हैं, इसी चीज को उन लोगों ने नाम दे दिया लाइट। अब ये चीज उन्होंने ऑब्जर्व करी, ऑब्जर्व करके समझा कि हमारे आसपास कोई ना कोई लाइट जैसी चीज है जिनकी वजह से हम लोग देख पा रहे हैं, हाँ कि ना। कोई अंधा बंदा है, मान लो कोई ब्लाइंड पर्सन है, उसको मुझे समझाना है कि भाई लाइट क्या होती है, मैं कैसे समझाऊंगा। मैं थोड़ी बहुत डेफिनेशन दे सकता हूँ, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। भाई एक लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी की फॉर्म है जो तुझे देखने में हेल्प कर सकती है। लेकिन उनने बचपन से कुछ देखा ही नहीं बेचारे ने, उसको कैसे पता लगेगा लाइट क्या होती है। मैं उसको बोलूंगा भाई अगर तू लाइट को देख पा रहा है ना, तो लाइट की मदद से तू आसपास के ऑब्जेक्ट को देख पाएगा। लेकिन उसने बचपन से लाइट को देखा ही नहीं, उसको उसके हिसाब से क्या ऑब्जेक्ट, उसको ना कोई शेप पता, उसको ना कोई कलर पता, क्योंकि बचपन से अंधा था वो, हाँ कि ना। तो अगर वो लाइट को देख नहीं सकता, वो लाइट को ऑब्जर्व नहीं कर सकता, तो वो लाइट को समझ नहीं सकता। अगर तुम फिजिक्स को इमेजिन नहीं कर सकते, फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन, क्योंकि हर चीज तुम जा जाके ऑब्जर्व नहीं कर सकते। कल को अगर मैं तुम्हें लाइट पढ़ा रहा हूँ, साउंड पढ़ा रहा हूँ, तो तुम जाकर के वेव्स को ऑब्जर्व नहीं करने लगे, बस इमेजिन करो कि हाँ ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। लोगों ने अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ही बनाई है, पर हर बंदा ऑब्जर्व नहीं कर सकता, लेकिन हर बंदा इमेजिन कर सकता है। इमेजिनेशन बढ़ाओ, आसपास के नेचर की इमेजिनेशन बढ़ाओ, आसपास के नेचर को समझने की कोशिश करो। तुम्हारा पहला चैप्टर जो है ना, वो है मोशन। मोशन तुम्हारे हिसाब से क्या होता है? मोशन आसान भाषा में होता है मूवमेंट, जो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? अपनी जगह से मूव करना, हाँ कि ना। अब एक बात बताओ, मान लो अगर मैं आदिवासी हूं, तो सबसे पहले क्या चीज नोटिस करूंगा? सबसे पहले अपनी मूवमेंट ही तो नोटिस करूंगा, उसके अलावा तो कुछ नोट करूंगा ही। मैं देख रहा हूं, हाँ भाई मैं मूव हो पा रहा हूं, मैं मूव हो पा रहा हूं, क्यों हो पा रहा हूं मूव, क्या है ये मूवमेंट, इसको कैसे डिफाइन करूं? इन सब चीजों को लोगों ने डिफाइन करा। अब एक बात बताओ, जो बंदा बचपन से पैरालाइज है, जो बंदा मूव नहीं कर सकता, उसको मैं मूवमेंट कैसे समझाऊंगा? एक पल को मैं ऐसा हो सकता है कि हाँ उसके सामने चल के दिखा रहा हूं, ले भाई ये होती है मूवमेंट, लेकिन जब तक वो खुद बंदा चल नहीं पाएगा ना, तब तक वो उस मोशन को समझ नहीं पाएगा, उस मूवमेंट को समझ नहीं पाएगा। तुम फिजिक्स का कोई सा भी चैप्टर स्टार्ट करोगे, आगे जाके फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे, ग्रेविटेशन पढ़ोगे। ग्रेविटेशन बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे लॉ ऑफ नेचर का। लोग पहले सोचते थे भाई कोई भी चीज छोड़ो नीचे क्यों जाती है, ऐसा क्या है इसके अंदर, फिर छोड़ा फिर नीचे चली गई, फिर नीचे चली गई, ऊपर क्यों नहीं जा रही। लोगों ने ये चीज नोटिस करी कि हमारे आसपास ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती है। अब एक बात बताओ, कोई चांद पे रहने वाला बंदा, उसको जाकर के बोलूंगा भाई अर्थ पे तो ग्रेविटी, वैसे चांद पे भी है, लेकिन उसको बोलूंगा भाई, मान लो चांद पे ग्रेविटी नहीं है, वो बंदा हवा में उड़ रहा है, मैं बोलूंगा भाई अर्थ पे जाकर के ना सारी चीजें ना जमीन की ओर खिंच जाती है, यही चीज ग्रेविटी है। लेकिन वो चीज कभी समझ नहीं पाएगा जब तक उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। वो आएगा अर्थ पे, देखेगा हाँ अर्थ ने खींच लिया, मेरी हड्डी पसली तोड़ दी, तब जाकर के उसको लगेगा। जैसे मान लो ये हमारी अर्थ, ये कोई बंदा, ये हमेशा हमारे अर्थ की तरफ नीचे ही गिरेगा। ये चीज कोई प्रूविंग नहीं है, ऐसे क्यों गिरेगा इसका कोई जवाब ही नहीं है। कैसे गिर रहा है इसका जवाब है, लेकिन क्यों गिरेगा इसका कोई जवाब ही नहीं है। कहां से आई है ग्रेविटी किसको नहीं पता, लेकिन लोगों ने इस चीज को ऑब्जर्व करा कि हाँ ये है। कहां से है ये नहीं पता, पर है। फिजिक्स के अंदर जो भी टॉपिक तुम पढ़ोगे, कहां से आया क्यों आया ये नहीं पता, पर क्या करता है कैसे काम करता है ये सब पता है। ग्रेविटी किसने बनाई ये नहीं पता, लेकिन ग्रेविटी काम कैसे करती है ये सब पता है। लाइट कहां से आई, साउंड कहां से आई, ये कुछ नहीं पता, पर ये काम कैसे करती है, हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है, ये सब पता है। ये सब बनाई गई है कैसे बेसिस पे? हमारे ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। आसपास के नेचर को ऑब्जर्व करा, आसपास के नेचर के अंदर से ऐसी चीजें निकाली जो ना ही लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है। उनको बताया ही नहीं जा सकता ये चीजें कहां से आई है। कल को मान लो मेरे पास सोफा है, मैं बता सकता हूं सोफा लकड़ी से आया, लकड़ी के अंदर पार्टिकल्स होंगे, इससे बनी है। एक बात बताओ, साउंड कौन से पार्टिकल से बनी है? साउंड तो एक नेचर का लॉ है। ग्रेविटी कौन सा पार्टिकल से बनी है? फोर्स कौन सा पार्टिकल है? कल को अगर मैं इसको दबा रहा हूं, तो क्या मैं इसके ऊपर पार्टिकल लगा रहा हूं, इसके ऊपर कोई मैटर रख रहा हूं? मेरे फोर्स का कोई मास है? नहीं, मेरे फोर्स का कोई मास ही नहीं है। मेरा फोर्स एक नेचर है, एक नेचर का लॉ है, एक नेचर का फिनोमेना है, नेचर में होने वाली एक्टिविटी है जिसको लोगों ने नोटिस किया। और इन्हीं लॉज ऑफ नेचर की स्टडी को हम लोग कहते हैं फिजिक्स। तुम्हारे आसपास आने वाले इस पूरे 9th के अंदर जो चैप्टर है वो है मोशन। मोशन यानी मूवमेंट। मूवमेंट क्या है? लिविंग है नॉन लिविंग है? मास है मूवमेंट के पास? जब तुम मूव करते हो कोई मास मूव करता है, हाँ मास तो मूव करता है, लेकिन क्या वो उस मोशन के पास मास है? नहीं। वो जो मोशन है, वो जो फिनोमिना हो रहा है, वो एक एक्टिविटी है।
वो कोई मास नहीं है, वो या कोई लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग नहीं है, वो बस एक होने वाला प्रोसेस है। हाँ कि ना, लाइटनिंग हो गई, ये सब एक प्रोसेस है, इनके पास कोई मास नहीं होता। लाइट मोशन के बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आएगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, एनएलएम लिखा है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अभी हम लोग आराम से सारे चैप्टर्स डेप्थ में पढ़ेंगे, बहुत फील के साथ। फिजिक्स इज द बेस्ट सब्जेक्ट। फिजिक्स तुम्हें मार्क्स इतने आसानी से देगी, इतने आसानी से, अगर तुम इसको फील करके करने की कोशिश करोगे तो, क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अबाउट फील, फील एंड इमेजिनेशन। जो बंदा फील कर सकता है, इमेजिन कर सकता है, पहले इमेजिनेशन आएगा और फिर फील आएगा। सबसे पहले इमेजिन करो और फिर फील करो। तुम खुद सोचो कि एक आदिवासी, अब एक आदिवासी चट्टानों को धक्का दे रहा है, वो खुद लिविंग मैटर है, चट्टान एक नॉन लिविंग मैटर है, हाँ कि ना। चट्टान के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, जो पत्थर है पूरा का पूरा, उसके बारे में पढ़ लेंगे केमिस्ट्री के अंदर। उस आदिवासी के बारे में कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, ये सब पढ़ लेंगे हम लोग बायोलॉजी के अंदर। लेकिन जब ये लिविंग और नॉन लिविंग मैटर इंटरैक्ट करता है तो कुछ नेचर के लॉज दिखाता है, कुछ नेचर के लॉज दिखाता है। जब कभी भी मैटर इंटरैक्ट करता है हमारे नेचर के साथ, तो उस टाइम पे कुछ कुछ फिनोमिनाज होते हैं, उन सब की स्टडी फिजिक्स के अंदर आती है। जब वो धक्का लगा रहा है, तो जो धक्का लगा रहा है ना, सिर्फ वो धक्के की बात करो, जो वो फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स का कोई मास नहीं है, वो फोर्स होने वाली एक एक्टिविटी है जो वो आदिवासी परफॉर्म कर रहा है। उस फोर्स की स्टडी को कहा जाता है फिजिक्स, उस नेचर के लॉ को कहा जाता है फिजिक्स, जो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बनाई गई है। कहाँ से आई, किससे बनी है, ये चीज़ नहीं बताई जा सकती, बहुत मुश्किल होता है डिस्क्राइब करना। जो बंदा ऑब्जर्व नहीं कर सकता वो बंदा कभी भी फिजिक्स नहीं पढ़ सकता। मैं किसी अंधे बंदे को उतना अच्छे से लाइट कभी पढ़ा ही नहीं सकता जितना मैं किसी देखने वाले बच्चे को पढ़ा सकता हूँ। मैं किसी बहरे बच्चे को, किसी या फिर गूंगे बच्चे को कभी पढ़ा ही नहीं सकता कि साउंड होती क्या है। एक पल को हाँ गूंगे को पढ़ा सकते क्योंकि वो साउंड ऑब्जर्व कर सकता है, सुन सकता है, लेकिन बहरे को तो पढ़ा ही नहीं जा सकती क्योंकि बहरा तो सुन ही नहीं सकता। जब तक वो साउंड को ऑब्जर्व नहीं कर सकता तब तक वो साउंड को समझ नहीं सकता। हीट भी हमारे एक नेचर का फिनोमिना ही है। जैसे मान लो पहले कि मैं एक आदिवासी हूँ, फिर मैं गया किसी आग के पास, और आग के पास जाते ही ना मुझे अपनी स्किन पे कुछ जलन सी फील हुई, ऑब्जर्व हुई, हाँ कि ना। मेरे को दिख रही आग, मेरे को आसपास की हीट दिखाई देती है। तुम कमरे में बैठे रहते हो, तुम्हें गर्मी लगती रहती है, तुम्हें क्या आसपास हीट दिखाई देती है? क्या ये हीट, क्या इस हीट के पास मास है? नहीं, कुछ नहीं है इस हीट के पास। ना लाइट के पास मास है, ना साउंड के पास मास है, ना हीट के पास मास है। इन नेचर के फिनोमिना के पास मास नहीं होता। मोशन करता हूं तो मोशन के पास भी कोई मास नहीं है। ये सब के सब नेचर में होने वाले कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हैं, कुछ ना कुछ फिनोमिना है जो अकर करते थे, लोगों ने नोटिस करा, और इन्हीं लॉज ऑफ नेचर की स्टडी को ही हम लोग फिजिक्स कहते हैं। क्या बात समझ में आई? उम्मीद है तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि फिजिक्स होती क्या है। थोड़ा फील निकल के आई, हाँ कि ना, कि आसपास होने वाली कोई सी भी ऐसी चीज जिसको मैं ऑब्जर्व कर पाऊं, और मुझे ये नहीं पता कि कहां से आ रही है। भाई मुझे तो पता है कि लिविंग मैटर किस किस से मिलकर बना हुआ है, सेल से मिलकर बना हुआ, अभी तुम पढ़ोगे भी। नॉन लिविंग मैटर सारा एटम से मिलकर बना हुआ, मेरे को पता है। पर फिजिक्स के अंदर जो टॉपिक्स आते हैं हमें नहीं पता कहाँ से आए हैं, बस है। अब उनकी स्टडी करनी है क्योंकि उन्हें बनाया गया ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। क्योंकि फिजिक्स के अंदर अगर मैं एक लाइन भी बोलूंगा ना तो तुम कभी उसको जुटला नहीं सकते, तुम 110% वो लाइन सही ही प्रूव होगी, क्योंकि ऐसा नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता होगा। कल को अगर मैं बोल रहा हूं कि हाँ भाई मोशन होता है तो मोशन होता है, कल को अगर मैं बोल रहा हूं फोर्स लगता है तो फोर्स लगता है, तुम कभी ऐसा बोल नहीं सकते कि फोर्स जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बाद तुम्हारा अगला चैप्टर आएगा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन भी हमारा एक नेचर का फिनोमिना ही है, हाँ कि ना। हमारे नेचर में एग्जिस्ट होने वाली एक चीज है, कोई भी चीज कह सकते हैं, कोई फिनोमिना कह सकते हैं, हाँ कि ना, कोई प्रोसेस कह सकते हैं, कोई एक्टिविटी कह सकते हैं कि कुछ एक्टिविटी, कुछ होता है हमारे नेचर के अंदर जिसको हमने ग्रेविटी नाम दे दिया। और वो चीज क्या होती है कि हमारी अर्थ हमें अपनी साइड पे खींचती है। ग्रेविटेशन के बाद तुम्हारा वर्क एंड एनर्जी चैप्टर आएगा, और वर्क एंड एनर्जी के अंदर भी अब तुम खुद सोचो, मोशन कर रहे हो, उसके साथ साथ एक और चीज निकाल दी इन लोगों ने, वर्क। उन लोगों ने सोचा हम लोग सिर्फ मूव नहीं करते, मूव करके अगर कोई काम करते हैं तो उसको मैं वर्क कहूंगा, हाँ कि ना। वर्क भी होने वाला नेचर का एक फिनोमेना है। ये सब चीजें पहले से एग्जिस्ट करती थी हमारे अर्थ के अंदर, बस साइंस ने जब दिमाग आया लोगों के पास तो उनको नाम देना चालू कर दिया, उनको नाम दिया, उनको फाइंड करा, उनके अंदर की चीजों को एक्सप्लोर करा, तब जाकर के नई नई चीजें फाइंड हुई है, तब जाकर के नई नई चीजें निकली हैं। वर्क एंड एनर्जी भी हमारा नेचर का एक फिनोमिना है। अगर मैं कोई काम कर रहा हूं, मैं कोई वर्क कर रहा हूं, तो नेचर में एग्जिस्ट करने वाली चीज ही कर रहा हूं। वर्क का ना कोई मास है ना कुछ है, बस वो हो रहा है। और जो बंदा काम नहीं कर सकता वो वर्क को समझ नहीं सकता। मान लो अगर कोई बंदा अंधा है,
क्योंकि वर्क को देख के भी समझा जा सकता है ना, हाँ ये काम कर रहा है। मान लो कोई बंदा अंधा है और कोई बंदा पैरालाइज भी है, तो मैं उसको कैसे समझाऊंगा भाई तू कोई काम कर रहा है? पहली बात तो अंधा है, देख के तो समझ नहीं सकता वर्क है, अगर देख पाता तो ऑब्जर्व कर पाता, हाँ कि ना। मोशन को भी समझ सकता है एक पैरालाइज बंदा, क्योंकि वो उसे ऑब्जर्व कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है, उसको समझना है, चाहे तुम कैसे भी समझो। समझ पा रहे हो, हाँ कि ना। उसके बाद इसको थोड़ा सा साइड करते हैं, उम्मीद है तुम्हें फील तो आ गई होगी कि फिजिक्स होती क्या है। पर एक बात बताओ, मान लो मैंने कोई सा भी नेचर का लॉ निकाल लिया, जैसे मान लो मैंने मोशन समझ लिया, मेरे आसपास मूवमेंट होती है, ठीक है भाई होती है। अब इसके अंदर क्या पढ़ूं? मोशन हो गया, अब क्या पढ़ूं फिजिक्स के अंदर? मैं जानता हूं मोशन होता है, बस खत्म, इसके अंदर कुछ पढ़ने के लिए है ही नहीं। तो हम लोग मोशन, अगर मान लो कोई सा भी लॉ निकाला हमने नेचर का, तो उसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं उससे एसोसिएटेड फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, उससे एसोसिएटेड फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज? अब एक तरह से हम लोग ना फिजिक्स को फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी भी कह सकते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर, और नेचर के अंदर भी हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? उनसे रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज की। अब फिजिकल क्वांटिटीज होती है कोई भी ऐसी चीज जिसको मेजर किया जा सके। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग नंबर्स इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे मान लो मोशन करते समय जब मैं मूवमेंट कर रहा हूं, तो क्या क्या चीजें मेजर कर सकता हूं मैं? मूव हुआ तो कितने डिस्टेंस मूव हुआ, क्या स्पीड थी मेरी मूव होते हुए, कितना टाइम मुझे मूव होने में लगा, क्या ये सब चीजें मैं मेजर कर सकता हूं? तो यही सब चीजें हम लोग मोशन के अंदर पढ़ने लग जाएंगे कि हमारा डिस्टेंस क्या है, हमारी डिस्प्लेसमेंट, ये सारी टर्म्स मैं तुम्हें धीरे धीरे क्लियर करने लग जाऊंगा। तो अगर अभी हम लोग अगले लेक्चर से चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो मैं एकदम फील से करवाऊंगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मेरी स्पीड क्या है मूव होते हुए, मुझे टाइम कितना लग रहा है मूव होने में। ये सब की सब चीजें जो है मैं किसके अंदर पढ़ता हूं? मोशन के अंदर। मतलब पर्टिकुलर टॉपिक से कोई सी भी चीज मेजर होने वाली मैं उस टॉपिक के अंदर पढ़ सकता हूं। फिजिक्स के अंदर तुम्हें पता लग गया, फिजिक्स के अंदर सबसे पहली बात तुम्हें यह तो पता ही होगी कि कोई सा भी चैप्टर अगर तुम स्टार्ट करोगे तो वो हमेशा कोई ना कोई नेचर का लॉ ही होगा, और उस लॉ के अंदर हम लोग उससे एसोसिएटेड क्या पढ़ेंगे? कोई सी भी ऐसी चीज जो मेजर करी जा सकती है। जैसे मैं तुम्हें 10th क्लास की थोड़ी सी बात बताता हूं। 10th क्लास के अंदर एक चैप्टर है नाम इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी एक नेचर का फिनोमेना है, पहले से एग्जिस्ट करता था, लोगों ने लाइटनिंग होते हुए देखी, उन लोगों ने बनाई थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी अब बनाने लगे लोग, पहले के टाइम पे इन लोगों ने नेचर में सिर्फ ऑब्जर्व करी थी इलेक्ट्रिसिटी होती है, बिजली होती है, क्योंकि वो कड़कती थी, बादलों से निकलती थी, तब लोग डर जाते थे। तब लोग ना ये समझते थे कि ये जो बिजली कड़कती है ना, ये ना कोई भगवान का श्राप व्राप है, भगवान गुस्सा है, ऐसे सोचते थे उस टाइम पे। पर ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे जब साइंस आगे बढ़ी तो उसने फाइंड करा कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है और क्यों बनती है। अब मान लो इलेक्ट्रिसिटी भी एक नेचर की ऑब्जर्वेशन है, नेचर का लॉ है, नेचर का फिनोमेना है, हाँ कि ना। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अगर हम लोग पढ़ेंगे ना क्लास 10th के अंदर, तो वहाँ पे चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्जेस मेजर हो सकते हैं, कितना करंट बन रहा है क्या ये मेजर कर सकता हूँ? बिल्कुल मेजर कर सकता हूँ। करंट से हीट बनती है, क्या मैं वो हीट मेजर कर सकता हूँ? कितनी हीट मेजर हो रही है, हाँ कि ना। करंट को फ्लो करवाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है। ये सब चीज़ें आगे तुम पढ़ोगे, और धीरे धीरे जैसे तुम एक स्टोरी लाइन की तरह लेके चलोगे ना पूरी साइंस को, तुम ये समझो साइंस तुम्हारे लिए बर्डन नहीं है, बहुत आसानी से साइंस को टैकल कर पाओगे तुम। तुम्हारे लिए एक स्टोरी लाइक है। अब तुम कहोगे मेरा यहाँ पे आगे जानने का काम, तो अगर तुम फिजिक्स पढ़ोगे ना तो तुम्हें स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज जब आएंगी, तुम्हें एसआई यूनिट्स चेंज करनी होगी, तब तुम्हें बहुत ज़्यादा टिपिकल होगा अगर तुम ये वीडियो ढंग से नहीं देखोगे तो, ठीक है। तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें पढ़ेंगे जो एसोसिएटेड उन सारी चीज़ों से मेजर करी जा सकती है। मतलब हमारे जो नेचर है उसके लॉज के अंदर भी हम लोग क्या ही पढ़ते हैं? हम लोग सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें पढ़ते हैं जो उस पर्टिकुलर लॉ में से मेजर करी जा सकती है। लाइट के अंदर हम लोग उसकी इंटेंसिटी मेजर कर लेंगे कि कितनी ब्राइट है, लाइट की स्पीड मेजर कर लेंगे, लाइट के फिनोमिनाज मेजर कर लेंगे, लाइट कैसे कैसे एक्ट करती है, क्या क्या नहीं करती है, उनकी स्टडी कर लेंगे। तो बस हम लोग मेनली किसकी स्टडी करते हैं? हमारे फिजिकल क्वांटिटीज की। क्या बात क्लियर है? फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी ऐसी चीज, जैसे मान लो इस पेन के अंदर क्या क्या चीजें मेजर करी जा सकती है? तुम कहोगे इसकी लेंथ मेजर करी जा सकती है, इसका वेट मेजर करा जा सकता है, हाँ कि ना। और एक बात बताओ, अगर इसकी लेंथ मेजर हो सकती है ना, तो उसकी लेंथ की मेजरमेंट हमारी फिजिकल क्वांटिटी। इसका वेट मेजर हो सकता है, तो जो वेट है ना वो भी फिजिकल क्वांटिटी है। कोई भी ऐसी चीज जो मेजर हो सकती है उसको मैं क्या कह सकता हूं? हमारी फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मान लो कि मैं और क्या मेजर कर सकता हूं, तुम्हारा फोन है, तुम्हारे फोन की बैटरी मेजर कर सकता हूं, हाँ भाई वो भी फिजिकल क्वांटिटी है। जो भी चीज हमारी अर्थ के ऊपर मेजर करी जा सकती है, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। तुम अपने फोन की लेंथ को मेजर कर सकते हो, तो लेंथ जो है ना वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तुम्हारे फोन का वेट भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटीज ही फिजिक्स है, क्योंकि अगर फिजिक्स नहीं तो मेजरमेंट्स नहीं। बोला जाता है फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस।
एंड मैथ्स इज द क्वीन ऑफ साइंस। क्यों? क्योंकि मैथ्स के बिना फिजिक्स अधूरी है। ठीक है, तो मैथ्स बहुत ज़रूरी है। मैथ्स में जिस बच्चे को इंटरेस्ट होना उसको फिजिक्स अपने आप ही अच्छे लगने लग जाती है, क्योंकि फिजिक्स सही में मैथ्स से ही चलती है, मेजरमेंट से ही चलती है। क्योंकि हमें कोई भी अगर नेचर का लॉ समझना है तो उसके अंदर हम लोग पर्टिकुलर पढ़ते ही वही चीज़ है जो चीज़ उस पर्टिकुलर टॉपिक से क्या करी जा सकती है, मेजर करी जा सकती है। अब थोड़े से मेरी बात समझने की कोशिश करना। फिजिकल क्वांटिटीज़ ना हमारी दो टाइप की हो सकती है, एक हमारी स्केलर क्वांटिटीज़ होती है और एक हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है। ये तुम्हारी 9th क्लास में बहुत सारी जगह यूज़ होगा, स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़। क्या होती है स्केलर क्वांटिटीज़ और क्या होती है वेक्टर क्वांटिटीज़, थोड़ा सा समझते हैं। तुम जानते हो अगर मैं किसी भी चीज़ को मेजर कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे नंबर की ज़रूरत होगी, उसके लिए मुझे नंबर की ज़रूरत होगी। नंबर से मेरा मतलब क्या, कोई ना कोई वैल्यू की ज़रूरत होगी। जैसे ये 10 सेंटीमीटर का है, 8 सेंटीमीटर का, कोई ना कोई नंबर है ना, 8, 10, तो किसी ना किसी नंबर की ज़रूरत पड़ती है, हाँ कि ना। उस नंबर को हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड, उस नंबर को हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी अपने नंबर से कंप्लीटली एक्सप्लेन हो जाए उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। थोड़ा सा समझो, जैसे मान लो लेंथ है, इसकी लेंथ मैंने मेजर करी 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर चाहे मैं इस डायरेक्शन में ले जाऊं, इस डायरेक्शन में ले जाऊं, नीचे ले जाऊं, ऊपर ले जाऊं, आगे ले जाऊं, पीछे ले जाऊं, क्या 10 सेंटीमीटर चेंज हो जाएगा? तुम कहोगे नहीं, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी जो लेंथ जो है वो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, जो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। कोई सी भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो हमारी सिर्फ और सिर्फ नंबर यानी हमारे मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। और वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देनी पड़ती है, सिर्फ नंबर दे देने से कुछ नहीं होता। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है। मान लो कि मेरे पास एक गेट है, मेरे पास एक गेट है और ये गेट का मेरा हैंडल, ये मैं गेट खोलने गया, या फिर मैंने तुम्हें गेट खोलने के लिए भेजा, मैंने बोला राजू जाओ जाकर के गेट खोलो, 10 न्यूटन का फोर्स लगाओगे और गेट खुल जाएगा। अब तुम्हें पता है गेट किसी एक डायरेक्शन में खुलता है, या तो अंदर की ओर या तो बाहर की ओर, हाँ कि ना। अब मान लो ये वाला गेट ना बाहर की ओर अंदर की ओर खुलता था, मतलब इसको अंदर की ओर खींचोगे तभी खुलेगा, क्योंकि बाहर जाते ही रुक जाता है। अब ये राजू गया, इसको बोला था 10 न्यूटन का फोर्स लगा, और ये 10 न्यूटन का फोर्स बाहर की ओर लगाने लग गया। ये 10 लगा देगा, 100 लगा देगा, 1000 भी लगा देगा ना, वो फिर भी बाहर की ओर नहीं खोल पाएगा। फिर मुझे आके बोलेगा भाई आपने तो गलत इन्फॉर्मेशन दी थी यार, वो गेट तो खुल ही नहीं रहा 10 न्यूटन के फोर्स से। मैं गया, मैंने कहा पता नहीं क्या दिक्कत है, और मैंने 10 न्यूटन का फोर्स अपनी साइड पे लगाया, गेट खुल गया। ये बेचारा बाहर की ओर लगाया जा रहा था, लगाया जा रहा था, लगाया जा रहा था। तो ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, क्या इसको एक्सप्लेन करने के लिए 10 न्यूटन के साथ साथ इसकी डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी कि भाई 10 न्यूटन अपनी साइड पे फोर्स लगाइयो, पुल करियो, 10 न्यूटन का पुल दियो, अपनी साइड पे खींचियो, उसे पुश करेगा तो गेट नहीं खुलेगा। मैंने इस फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन भी लगाई, क्योंकि अगर फोर्स लगाना है तो डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी। जैसे मान लो कि अगर मुझे इसको मूव करवाना है पेन को, तो अगर मैं अलग अलग जगह फोर्स लगाऊंगा ना तो ये अलग अलग जगह मूव करेगा, हाँ कि ना। इधर फोर्स लगाया ऐसे मूव कर गया, इधर फोर्स लगाया ऐसे मूव कर गया। तो अगर अलग अलग जगह फोर्स लगा रहा हूं तो अलग अलग डायरेक्शंस पे फोर्स का इंपैक्ट अलग अलग पड़ रहा है। तो यानी ये है हमारा डायरेक्शन डिपेंडेंट भी, और फोर्स को मैं एक वेक्टर क्वांटिटी भी कह सकता हूं। कोई सी भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, कोई सी भी ऐसी मेजरमेंट जिसके अंदर मुझे डायरेक्शन भी बतानी पड़े उसको मैं वेक्टर क्वांटिटी कहता हूं, और कोई सी भी ऐसी मेजरमेंट जिसके अंदर मेरा सिर्फ और सिर्फ नंबर से काम हो जाए उसको मैं स्केलर क्वांटिटी भी कहता हूं। क्या मस्त लेक्चर चल रहा है ना, मेरे को बड़ी एनर्जी सी फील हो रही है। ओए होए होए हिमांशु क्या बात है, ठीक है। अब हमारी लास्ट चीज़ बच्चे फिजिक्स के लिए, तुम्हें स्केलर वेक्टर पता लग गया, तुम्हें ये पता लग गया फिजिक्स क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। अब लास्ट चीज़ हमारी आती है एसआई यूनिट्स की। क्या होती है एसआई यूनिट्स? जब लोगों ने पहले हमारी मेजरमेंट्स निकाली, लोगों ने सोचा फिजिक्स पढ़नी है, फिजिक्स के अंदर मेजरमेंट्स करना ज़रूरी है, तो उन लोगों ने वो सोचा मेजरमेंट करे कैसे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं लेंथ का। अब पहले के लोग लेंथ पता है कैसे मेजर करते थे? अपने पाम के मदद से। जैसे मान लो मुझे इस पेन को मेजर करना है, मैंने इस पाम से मेजर करा और मैंने देखा पाम में ना इस उंगली जितना आ रहा है, ठीक है, इस उंगली जितना मेरा पूरा पेन आ रहा है, मैंने यहाँ पे रख रखा है। अब उसी जगह मैं किसी छोटे बंदे को दे देंगे भाई जरा इसको मेजर कर दियो, तो वो बंदा अपने हाथ में रखेगा, उसका हाथ तो ऐसे पार हो जाएगा ये पेन बाहर तक, हाँ कि ना। तो क्या पेन का साइज बड़ा हो गया? क्योंकि मेरे हिसाब से तो यहाँ उंगली तक आ रहा था। तुम कहो कि कैसे बावलों वाली बातें कर रहा है, छोटे बच्चे का हाथ छोटा होगा, पेन अपने आप ही बड़ा हो जाएगा, हाँ कि ना। लेकिन पेन सही में तो बड़ा नहीं हुआ ना, यहाँ पे मेजरमेंट का एरर आया है। हम लोग ढंग से मेजरमेंट नहीं कर रहे थे, उसके हिसाब से हाथ की मेजरमेंट कुछ और, मेरे हिसाब से हाथ की मेजरमेंट कुछ और। मैं उसको जाके बोल दूंगा भाई तेरी ना ये 4 फिंगर जितना आएगा, जाकर के टेस्ट कर ले, और वो बेचारा 4 फिंगर से टेस्ट कर रहा है, यार ये तो 4 फिंगर बहुत नीचे आ रही है मेरी, ऐसा कैसे चलेगा? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेजरमेंट्स का एरर आ रहा है, यहाँ पे मेजरमेंट्स का एरर आ रहा है। हम दोनों की तालमेल बैठ नहीं रहा ठीक से।
तो उस टाइम पे क्या हुआ, ये मेजरमेंट्स की बहुत दिक्कतें चलती थी, बहुत दिक्कतें हर जगह। कोई अपने हिसाब से कुछ मेजर कर रहा है, कोई अपने हिसाब से कुछ मेजर कर रहा है। कोई कहता था भाई ये ना मेरे हाथ का ना इतना छोटा सा गैप है, 1 2 3 4 5 6 7, मेरे 4 फिंगर के एक लोब का 4 गुना है। मतलब ये जो मेरी 4 फिंगर है उसका एक लोब जो होता है ना ऊपर का, जहाँ से लाइन आ जाती है, इसका 4 गुना है ये पेन। अब ये लोब सबका सेम तो होगा नहीं, किसी का बड़ा होगा किसी का छोटा होगा। अगर मैं मेजर कर लूँ क्या पता 5-6 में खत्म हो जाए, तो दिक्कत हो रही थी। तो लोगों ने उस टाइम पे क्या इंट्रोड्यूस करी, उस टाइम पे इंट्रोड्यूस करी एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स क्या होती है, जैसे तुमने सोचा लेंथ इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 तो चलो नंबर हो गया, तुम मेजर कर रहे हो। ये सेंटीमीटर क्या है, किसने बनाया है सेंटीमीटर? तुम कहोगे स्केल में सेंटीमीटर की लेंथ इतनी होती है, कहाँ से होती है भाई इतनी लेंथ, किसने बोला? हाँ, कौन सा स्केल यूज कर रहे हो? एक बात बताओ, सेंटीमीटर की ये लेंथ डिसाइड किसने करी, और तुम क्यों यूज करते हो इसे? 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर ही क्यों होते हैं? क्वेश्चन ऐसा यहां पे आता है, एक बात बताओ। अब तो क्या होता है, ये जो हमारी एसआई यूनिट्स है ना, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। स्टैंडर्ड वैल्यू कह लो या रेफरेंस कह लो। रेफरेंस से मेरा मतलब क्या है, बस इन डिस्टेंसेस को ना मान लिया गया। मान लिया गया से मेरा मतलब क्या है कि लोग पहले कंफ्यूज थे कि हम लोग कैसे मेजरमेंट करें। तो उन लोगों ने कोई सा भी ऐसे रैंडम डिस्टेंस ले लिया कि हाँ भाई अब से ये 1 सेंटीमीटर है, और अब जो भी मेजर करना होगा इसके कंटेक्स्ट में कर देंगे, क्योंकि अब जो उसने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बनाया है वो तो पूरे वर्ल्ड में उतना ही रहेगा। हाँ भाई 1 सेंटीमीटर इतना जितना उसने बनाया है। अब सब लोग उस 1 सेंटीमीटर का स्केल बना दिया, गैप गैप पे 1 सेंटीमीटर, 1 + 1 2 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसा पूरा स्केल बना दिया। अब लोग उसके साइड में अपने ऑब्जेक्ट को रखते और उसी डिस्टेंस से मेजर कर देते, हाँ भाई ये 8 सेंटीमीटर का है, ये 7 सेंटीमीटर का है, ये 9 सेंटीमीटर का है, ऐसे मेजर करते थे। तो सेंटीमीटर क्या है? सेंटीमीटर एक एसआई यूनिट है जो अपनी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करती है, यूज फॉर एक्सप्रेसिंग द फिजिकल क्वांटिटीज। मैं तुम्हें बोलूंगा ये पेन 10 है, ये पेन 10 है, तुम कहोगे 10 क्या है, कुछ पता ही नहीं लग रहा। 10 रुपये है, 10 ग्राम है, 10 सेंटीमीटर है। लेंथ की बात कर रहे हो, वेट की मेजर बात कर रहे हो, या रुपये की बात कर रहे हो, पैसे की बात कर रहे हो, तुम्हें कैसे पता लगेगा? तो उसी जगह मैं बोल दूं भाई ये पेन 10 ग्राम का है, तुम्हें तुरंत पता चलेगा भाई वेट की बात कर रहा है, 10 ग्राम इसका वेट होगा, हाँ कि ना? तो जैसे ही मैंने ग्राम लगाया 10 के साथ, तुम्हें पता लग गया मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वेट की बात कर रहा हूँ, हाँ कि ना? तो ये जो हमारी एसआई यूनिट्स होती है ना, ये अपनी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करती है कि भाई मैं किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। कल को अगर ये 10 सेंटीमीटर और 10 ग्राम का, कल को अगर फिजिकल क्वांटिटीज ना होती ना, हमारी एसआई यूनिट्स ना होती, तो मैं बस भाई ये 10 का है। अब 10 क्या है, वेट की बात कर रहा हूँ या लेंथ की, कुछ पता नहीं लग रहा। बोल दूंगा 10 ग्राम का है तो 10 ग्राम यानी कि हाँ भाई वेट की बात कर रहा हूँ। 10 सेंटीमीटर यानी कि हाँ भाई लेंथ की बात कर रहा हूँ। 10 रुपये यानी कि हाँ भाई पैसों की बात कर रहा हूँ, इतने रुपए का वापसी दे दियो, मेरा पेन लेके मत जाया कर। वैसे पता है क्या बहुत दिक्कत होती है यार, बच्चा आके पेन लेके चले जाते घर पे, वापसी नहीं करते, पेन ही नहीं मिलता कोई। तो यहाँ पे तुम्हें समझ में आ रहा है, देखो जैसे यहाँ पे लिख रखा है लेंथ हमारी क्या है 20 मीटर की, तो ये जो लेंथ है ये लेंथ हमारी है फिजिकल क्वांटिटी, जो चीज़ मेजर हो सकती है, और ये मीटर क्या है, ये उसकी एसआई यूनिट जिसकी हेल्प से मेजर हो सकती है। क्या बात क्लियर हो रही है? और ऐसी बहुत सारी एसआई यूनिट्स है। तुम कहोगे आपने यहाँ पे लेंथ को सेंटीमीटर में और यहाँ पे मीटर में क्यों मेजर करा? क्योंकि एक ही फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो एसआई यूनिट, ऐसा क्यों? तो ऐसा सिस्टम इसलिए रखा गया क्योंकि ना पहले के टाइम पे क्या हुआ, पहले के टाइम पे ना इतनी मेजरमेंट्स होती नहीं थी, छोटी छोटी मेजरमेंट होती थी। अब उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, बड़ी बड़ी मेजरमेंट होने लग गई। जैसे मान लो मेरे घर के पास एक मेट्रो स्टेशन है, ठीक है, और मेरे घर से थोड़ी सी दूर दूसरा मेट्रो स्टेशन है। दोनों मेट्रो स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 1.6 किलोमीटर। मैंने कितनी आसानी से बता दिया 1.6 किलोमीटर, हाँ कि ना? क्योंकि मैंने बड़े स्केल पे मेजर करा है। अब यहाँ पे मैं लेंथ को किलोमीटर में मेजर कर रहा हूँ। उसी जगह मान लो किलोमीटर और मीटर का स्केल एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ सेंटीमीटर का स्केल एग्जिस्ट करता होता है। सेंटीमीटर का डिस्टेंस तो इतना सा, हाँ कि ना? अब इतना डिस्टेंस लेके मैं पूरा 1.6 किलोमीटर मेजर करने लगूँ, 15 सेंटीमीटर का स्केल ले लिया और ये रोड पर जाके हाँ 15, फिर 15, फिर 15, फिर 15, फिर 15, फिर 15, ऐसे गिनते गिनते जा रहा हूँ वहाँ तक। पता ही कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1,60,000 सेंटीमीटर। कितनी मेजरमेंट करनी पड़ जाएगी, दिक्कत नहीं होगी। तो बड़े डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए छोटी यूनिट्स जो है वो दिक्कत देती हैं। इसलिए इन लोगों ने क्या बोला, आज से एक नई यूनिट बना देते, 1 मीटर। 1 मीटर के अंदर कितने होंगे, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर को मेजर कर लो, 100 सेंटीमीटर हो गए, ठीक है। ऐसे ही फिर उन लोगों ने बोला कि भाई 1 किलोमीटर बना देते हैं। 1 किलोमीटर के अंदर होंगे 1000 मीटर। 1000 मीटर का मतलब क्या है, 1,00,000 सेंटीमीटर हो गए। तो उन लोगों ने छोटी यूनिट्स को हटा के बड़ी यूनिट्स इसलिए लाई क्योंकि बड़े डिस्टेंसेस को मेजर करने में छोटी यूनिट्स से दिक्कत होती है। ऐसे ही किसी टाइम पे किलोमीटर वाली यूनिट भी छोटी पड़ जाती है। जैसे मान लो अगर मुझे अर्थ से सन तक का डिस्टेंस निकालना है तो 1 किलोमीटर बहुत छोटी यूनिट पड़ जाती है।
तो उस टाइम पे हम लोग एक नई मेजरिंग यूनिट का यूज करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वो भी लेंथ मेजरिंग यूनिट ही है पर बड़े डिस्टेंसेस के लिए। तो बस ये नई नई यूनिट्स का खेल इसलिए आता है ताकि हम लोग बड़े बड़े डिस्टेंसेस को, बड़ी बड़ी क्वांटिटीज को मेजर कर पाए। ग्राम भी हमारा वेट मेजर करती है और केजी भी हमारा वेट मेजर करती है, पर मेन वैल्यू किसकी है, केजी की। अब यहाँ पे ना कुछ यूनिट्स आती है हमारी जैसे सीजीएस और एमकेएस। पहले ना बहुत सारे सिस्टम आ गए, अब जब ये यूनिट्स बनने लग गई ना, अब जैसे मैंने तुम्हें बताया कि हाँ भाई किसी एक बंदे ने बता दिया कि आज से 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो इतना होगा। अब मैं इंडिया में बैठ के बोल रहा हूँ भाई 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस इतना होगा, किसी वहाँ दूसरे बंदे ने बैठ के बोल दिया भाई 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस इतना होगा, मैं अपना स्केल ऐसे बनाऊंगा। तो ऐसी दिक्कतें आ रही थी बहुत जगहों पे। तो उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने टाइप्स ऑफ, उस टाइम पे क्या थी, 3 टाइप की यूनिट चलती थी, एक थी एफपीएस, एक एमकेएस और एक सीजीएस। क्या थी, एक एमकेएस, एक सीजीएस और एक एफपीएस। एमकेएस के अंदर क्या है, उन लोगों ने बोला लेंथ को हम लोग हमेशा मेजर करेंगे मीटर के अंदर, स्टैंडर्ड वैल्यू। लेंथ को हम लोग हमेशा लेंगे किसके अंदर, मीटर्स के अंदर। मास को हम लोग हमेशा लेंगे किलोग्राम के अंदर, ये हमारा क्या है, मास। मास को हम लोग हमेशा लेंगे केजी के अंदर, और टाइम को हम लोग हमेशा लेंगे सेकंड्स के अंदर। कोई दूर बैठे जापान के बंदे ने बोल दिया नहीं भाई नहीं, लेंथ को हम लोग हमेशा सेंटीमीटर में लेंगे, लेंथ को हम लोग हमेशा सेंटीमीटर में लेंगे। कोई बंदा कह रहा नहीं भाई फुट में लेंगे। ऐसे ही कोई कहता वेट को ग्राम में लेंगे, पाउंड में लेंगे। टाइम को सब लोग सेकंड ही कहते हैं, टाइम भाई सब लोग सेकंड ही लेंगे, टाइम थोड़ा स्पेशल है, ठीक है। अब यहाँ से ना बहुत सारी दिक्कत आने लग गई। ये एमकेएस सिस्टम चलाते, सीजीएस सिस्टम चलाते, एफपीएस सिस्टम चलाते, क्या चलाते, कुछ भी नहीं चला सकते थे। तो उन लोगों ने, क्योंकि ऐसे कंफ्यूजन होती। अब मान लो जैसे मैं कल को जाके यहाँ पे सेंटीमीटर का चल रहा है कि हाँ यहाँ पे स्टैंडर्ड सेंटीमीटर ही है, तुम इसको सेंटीमीटर में मेजर करो। मैंने इसको सेंटीमीटर में मेजर कर, ले जाकर जापान में मेजर करवा रहा हूँ, भाई ये मीटर में आ रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, एक यूनिट्स की दिक्कत है। ये कम्युनिकेशन का एरर था कि हाँ भाई लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, उस टाइम पे इतनी कम्युनिकेशन थी भी नहीं, तो उन लोगों को यूनिट्स बनाने में दिक्कत हो रही थी। तो उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने निकाल दिया एसआई यूनिट सिस्टम। एसआई यूनिट सिस्टम का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब एक ऐसा यूनिट का सिस्टम जो इंटरनेशनली वैलिड होगा, जो पूरे अर्थ पर सिर्फ और सिर्फ वही सिस्टम चलेगा मेजरिंग के लिए। और उसके अंदर फॉलो किसको किया गया था, फॉलो किया गया था एमकेएस को। यानी लेंथ को तुम मेजर करोगे मीटर के अंदर, लेंथ को तुम मेजर करोगे मीटर के अंदर, वेट को तुम मेजर करोगे केजी के अंदर, किलोग्राम के अंदर, और टाइम को तुम लोग मेजर करोगे सेकेंड्स के अंदर। मतलब इन तीनों को भाई बना दिया कि हाँ भाई अगर कोई तुम्हें वैल्यू केजी के अंदर दे रखी है तो उसके साथ में अगर कोई लेंथ दे रखी है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर देना, सेंटीमीटर में नहीं रहनी चाहिए। कोई किलोमीटर में दे रखी है फिर भी मीटर में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि केजी के साथ आएगी तो मीटर में ही आएंगे, वरना नहीं आ पाएगी। और अगर तुम्हें मीटर में, मान लो अगर तुम्हें कोई लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी है, मीटर में नहीं कन्वर्ट करनी, तो केजी को कायदे में ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर देना। अब कैसे कन्वर्ट होती है ये सब ना बीच बीच में जब हम लोग पढ़ाई करेंगे, बीच बीच में जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तुम्हें सब चीज़ें क्लियर होंगी। क्योंकि थोड़ा मैथमेटिक्स का पोर्शन है कि हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में, किलोमीटर में, केजी को ग्राम में कैसे चेंज करें, सेकंड्स को आवर्स में, मिनट्स में कैसे चेंज करें, थोड़ा मैथ्स का टॉपिक है। जब बीच में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तब बिल्कुल आराम से कायदे में सॉल्व करते रहेंगे। तो बस आज के लेक्चर का तो यही मोटो था कि मैं तुम्हें समझा पाऊँ कि फिजिक्स होती क्या है। बीच में बहुत जगह तुमसे पूछा जाएगा कि ये जो हम लोग पर्टिकुलर चीज़ पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, डिस्टेंस मानते हैं, ठीक है, तुम्हें डिस्प्लेसमेंट अभी पता नहीं होगा, मान लो डिस्टेंस मानते हैं। क्या होता है डिस्टेंस, कौन सी क्वांटिटी, तो तुम्हें बोला जाएगा डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है। मैं बोल दूंगा डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, तुम्हें पता ही नहीं होगा डिस्टेंस और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है भाई। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स जो है, अगर फिजिक्स को तुमने समझा नहीं कि फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स कर नहीं पाओगे। फिजिक्स कुछ भी नहीं, फिजिक्स सिर्फ और सिर्फ फील और इमेजिनेशन है। जो चीज़ लोगों ने पहले से ऑब्जर्व कर रखी है, बस तुम्हें उसकी स्टडी करनी है, उसको फील करना है, उसको इमेजिन करना है और उस चीज़ को समझते जाना है। मोशन तुम्हें डिस्कवर नहीं करना, मोशन पहले ही लोग ऑब्जर्व करके डिस्कवर कर चुके हैं भाई। बस तुम्हें जो वो डिस्कवर कर चुके हैं ना, उस चीज़ की पढ़ाई करनी है। क्या बात क्लियर है? उम्मीद है तुम्हें आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। मेरे को तो पढ़ा के बहुत ही मज़ा सा आया। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगले लेक्चर में हम लोग मोशन स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही पढ़ते रहो और आग लगाते रहो। बाय बाय।